एक तरफ तो जजेस की तैनाती के ऊपर एक तनाज़े की शक्ल है, वकला भी एहतजाज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में नए जज भी तैनात हो रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तैनाती ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या सूरत हाल बनेगी वो एक कौमी इशू के तौर पर इस वक्त हमारे सामने है। बाज़ लोगों की राय यह है कि जो कुछ किया गया 26वीं आईनी तरमीम के बाद इसमें पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया का तस्वर ख़त्म हो जाएगा। बड़ा सख्त स्टेटमेंट है, लेकिन जजेस की तैनाती के लिए जो एक जुडिशल कमीशन का तस्वर सामने आया जिसमें सियासी लोग भी मौजूद होते हैं, अदलिया के लोग भी मौजूद होते हैं और वो वोट करते हैं कि किसको जज बनाना है। उसके बाद इससे बड़ा जो इशू सामने आता है कि जब वो आइनी बेंच की तश्कील दी जाती है तो उसमें गवर्नमेंट की जो सपोर्ट हमायत याफ्ता लोग हैं वो एक या दो वोटों से अक्सरियत पा के अपनी मर्ज़ी का बेंच तश्कील दे लेते हैं और वो वही बेंच होता है जिसने कल हुकूमत के केसेस में बैठ के सुनवाई भी करनी होती है। तो ये एक ऐसी मुतसादम कैफियत है जो होनी नहीं चाहिए। अदलिया की आज़ादी का तकाजा ये है कि कहीं से भी एग्जेक्टिव उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके, ना बेंच की तश्कील में उनका कोई रोल होना चाहिए। इसका कहीं ना कहीं सूनर और लेटर हमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा। इसका एक खमियाजा शायद फौरी तौर पर हमें ये नज़र आता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का एक मिशन पाकिस्तान आया है। उस मिशन ने पाकिस्तान में करप्शन और गवर्नेंस जैसे इश्यूज़ के ऊपर जायज़ा लेना और अपनी रिपोर्ट देनी है और वो रिपोर्ट पब्लिक भी होगी, शाया की जाएगी। लेकिन उसके जो नुकात हैं अगर वो सामने रखें तो पता ये चलेगा कि वो आज़ाद अदलिया जिसमें हमारे पहले ही दुनिया में कोई अच्छा नंबर नहीं है, हम नीचे से टॉप कर सकते हैं, कभी ऊपर तो करीब में भी नहीं आते। तो वो 3-4 जो उसके बड़े बड़े इश्यूज़ हैं वो आप सामने रखें तो वो 6 इश्यूज़ उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें मालियाती गवर्नेंस, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस और ऑपरेशंस वगैरह उसका जायज़ा लेना है। फिस्कल सेक्टर की निगरानी है, जो मालियाती शोबा है, बजट के अखराजात कैसे होते हैं, डेवलपमेंट का फ़ंड जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसका उन्होंने जायज़ा लेना है। मार्केट रेगुलेशंस को देखना है। फाइनेंस डिवीज़न और एफबीआर, स्टेट बैंक और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से मशावरत करनी है। ये यहाँ तक तो हो गया जी आपकी फ़ाइनेंस और स्टेट बैंक के मामला। इससे आगे चले जाएँ, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का भी जायज़ा लिया जाएगा। अब ये वो मामला है कि जो अकल से थोड़ा मावरा मालूम होता है कि कानून की हुक्मरानी ये IMF ने क्यों जायज़ा लेना है, ये तो मेरा इशू है, पाकिस्तानी का इशू है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो और सारा कुछ आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला हो। अदलिया की आज़ादी ये हमारे सियासी लोगों का, हमारा पाकिस्तानियों का, हर शहरी का ये चैलेंज है। IMF इसमें कहाँ से आया? इसलिए आया कि हम कुछ ऐसे अगर काम करते हैं, कुछ ऐसे लॉज बनाते हैं जो इंटरनेशनली नॉर्म्स से कंसिस्टेंट नहीं है, तो फिर दुनिया हमें देखेगी शक की नज़र से और कोई सवाल उठाएगा कि आपके लॉज जो हैं वो मुतसादम है, इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक नहीं रखते। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। कभी हम IMF का सुनते थे कि अपोजिशन वालों से वो पूछते हैं नया प्रोग्राम करते हुए, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पूछेंगे कि आप फ़ैसले कैसे करते हैं। SCCP, इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून के साथ भी मुशावरत होगी। तो ये एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है आज के प्रोग्राम का। और हमारे साथ जो शुरका हैं प्रोग्राम में, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा ऑन अब्बास बपी साहब हमारे साथ होंगे और मिफ्ता इस्माइल साहब सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी से। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, IMF किसी हद तक तो पाकिस्तान के मामलात में आता था, लेकिन ये तो इनग्रेस बहुत आगे चली गई। क्या इसमें हमारी कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ वो शामिल तो नहीं है? कुछ ऐसे कवानीन आपने बना लिए हैं 26वीं आइनी तरमीम के बाद, सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो ख़त लिख के भेज रहे हैं, वो इन चीज़ों को कंट्रीब्यूट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, गुजारिश है कि चंद चीज़ें जो आपने कही हैं अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में, उनसे मुझे ज़रा थोड़ा सा इख्तलाफ है बसात एहतराम। पहले आपने बताया कि ये जो माहौल आपको नज़र आ रहा है वकला के हवाले से, ये कोई कौमी इशू है। ये वो कौमी इशू नहीं है। 150 वकील अगर आपको सड़क पर नज़र आए आज इस्लामाबाद में, तो इट्स नॉट अ कौमी इशू। जितनी हमारी बार्स हैं वो आपकी बड़ी बार्स कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और आपकी चारों हाई कोर्ट्स की बार, उन्होंने अपने आप को इस मामले से बिल्कुल लाताल्लुक़ रखा है। तो ये कौमी इशू तो हो ही नहीं सकता। और इस पर मैं थोड़ी सी बात और भी करूँगा कि देखें, अदलिया के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि हर मुल्क का अपना एक इंटरनल मैटर है। 26वीं तरमीम पे जो एतराज़ात हो रहे हैं उसमें बुनियादी तौर पे जो इस्तेहकाक पार्लियामेंट का था जजेस की तकर्री के हवाले से 18वीं तरमीम में, जैसे एक पाकिस्तान की बड़ी कामयाब तरीन जो है कंसेंसस के साथ पास किया गया पार्लियामेंट ने, उससे जो इस्तेहकाक दिया गया था पार्लियामेंट को जजेस तकर्री का, वो ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने छीना। 26वीं तरमीम ने वो इस्तेहकाक पार्लियामेंट को वापस किया। एज सिंपल एज इट इज़, इसमें कोई और दो राय नहीं है। बाकी अब देखें, ज़ाहिर है जो हमारे सियासी मुखालफीन हैं उन्होंने तो हर बात के ऊपर जो है वो सियासत करनी होती है, लेकिन आप अगर देखेंगे आज जो तकर्रियाँ हुई हैं, अब उसमें पंजाब किसी वजह से डेफर हुआ, शायद कंपटीशन सख्त था और दोबारा वो चीज़ें रिव्यू हों, सिर्फ मेरिट प्रिवेल की है।
आप देखें कि, और वो मेरिट क्या था, सीनियरिटी। बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस वो बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो बनते हैं, केपी के चीफ जस्टिस वो बनते हैं, सिंध के सीनियरिटी में टॉप 1 और 2 वो बनते हैं, और पहली दफ़ा एक सिंध रूरल से जो है वो एक जज साहब को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लाया गया। तो ये आप मुझे बताएं कि इसमें किस जगह आपको मेरिट की कोई खिलाफ वर्जी नज़र आती है, लेकिन सिर्फ चूंकि हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, नजर आ रही है सर। मुझे आप मुझे बताएं कि हमेशा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस की ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग की, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी थी उसको उठा के आपने साइड पे रख दिया। मैं आपको तो पहले तो आपने जो शब्द मारा है वो तरीकाकारी जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री के हवाले से डाटा दिया, सुप्रीम कोर्ट का तो 26 आनी इससे तो आप इत्तेफाक करते हैं ना, खतरे में डाल दिया सर। तमाम सीनियर मोस्ट लोग हैं, तमाम ऑनरेबल जस्टिस साहिबान जो हैं सारे काबिल एहतराम है, मैं खुद बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन तो सारे ही आपने बनाया, मैं तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि सीनियर मोस्ट लोग जो चीफ जस्टिस साहिबान है अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के, उनको प्रमोट किया गया, मंसूर अली शाह साहब सीनियर मोस्ट थे कि नहीं थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? यहाँ पे मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट थे सुप्रीम कोर्ट थे, लेकिन उनके साथ क्या किया आपने? नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये इख्तियार भी पार्लिमान का है कि वो जो तकर्री का तरीकाकार नहीं, तो फिर आप आर्मी चीफ को क्या कहेंगे? पिक एंड चूज। वो पिक एंड चूज नहीं है, आपने सीनियर मोस्ट लगाए थे ना, जनरल आसिम मुनीर सीनियर मोस्ट। आर्मी चीफ की तकर्री सीनियर इससे पहले जो होती रही है, इस दफा सीनियर मोस्ट हुआ। आपने कहा हमने सीनियरिटी का प्रिंसिपल लगाना है, उससे पिछली दफा क्या था, दूसरे तीसरे चौथे नंबर से कोई भी जो सीनियर तरीन नहीं, सीनियर शाह खबर साहब मारूफ माहिर कानून हमारे साथ हैं। तो शाह खबर साहब, क्या अदलिया पाकिस्तान में आज़ाद है या हमारी कोशिशों से पहले से और ज़्यादा नीचे चली गई? देखिए, जो हमारी जो कॉम्पोजिशन है ना जी, इसको छोड़ दें कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ और किस तरह होता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी जज ऑफ द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट होते हैं उसकी एक क्वालिफिकेशन आइन में लिखी हुई है, ठीक है जी। जितने भी लोग अभी तक 26 जो है वो हाई कोर्ट के जजेस तो अभी तैनात हो चुके हैं तमाम सूबों में। अगर आप उनमें ये कहें कि वो कोई क्वालिफाई नहीं करता था या वो क्राइटेरिया मीट नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। वो सारी क्वालिफिकेशंस मीट करते थे। उनमें ठीक है कुछ तैनातियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा आइडियल भी नहीं हो सकती, लेकिन एटलीस्ट दे मेट द बेसिक क्राइटेरिया। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट में अभी हुई है वो सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कोई भी जज एक दफ़ा, मैं ये भी वजाहत कर दूँ कि एक बार कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, वो कंफर्म जज हो, उसको एग्जीक्यूटिव हटा नहीं सकती जब तक कि वो एक तरीक़ाकार है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, अगर वो मिसकंडक्ट ना करे। तो इसलिए उनकी आज़ाद हैसियत बरकरार जज रख सकते हैं, अपने फ़ैसलों पे बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि उनकी जो तनज़ली है वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन में नहीं है, वो टोटली जुडिशल डोमेन में है। सर, तो इसलिए आईनी तरमीम ने जो एक आईनी बेंच का तस्वुर दिया और जिस तरीके से बैठ के उस आईनी बेंच की तश्कील की जाती है जिसमें गवर्नमेंट के लोग, सियासी लोग भी साथ बैठे होते हैं, तो वोटिंग से वो एक बेंच मुंतखब करते हैं जो कल हुकूमत के केस ही सुनता है। तो मेरे तो अक्ल से बाला है कि ये कैसे आपने एक बेंच बना लिया और कल हुकूमत की बात बताऊं, ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। आप अमेरिका का आइन देखें, अमेरिका का मेरी बात सुन रहे हैं ना, देखें वहाँ पे क्या होता है। वहाँ पे 52 स्टेट्स हैं, 51 जितनी भी हैं, उनमें अपना एक तरीक़ाकार है कि उनकी अपनी हाई कोर्ट है हर स्टेट की अपनी सुप्रीम कोर्ट भी है। उसमें उनके जितने भी सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, कमर्शियल मैटर्स वो उधर डील हो जाते हैं। वहाँ पे जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है वो 9 जजेस हैं 52 स्टेट्स के, और वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते वो। बात यह है कि ये एक बात बड़ी बहस चली आ रही थी, आज से नहीं बहुत अरसे से, जो जुडिशल एक्टिविज़म था। उन्होंने आपने देखा है कि जुडिशल एक्टिविज़म में हुआ क्या क्या। एक आपके वज़ीर आज़म को सज़ाए मौत दी गई, 2 वज़ीर आज़म को जुडिशल ऑर्डर से निकाला गया। उसके बाद आपके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, अभी उसका गज़ट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, उसको जुडिशरी ने जुडिशल एक्टिविज़म में उसको पहले सस्पेंड कर दिया। उसके बाद जो बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स थी जो कि जुडिशल ओवर रीच था, उस पे फिर पार्लियामेंट ने यह महसूस किया कि अब हमें भी थोड़ा सा एक्टिविज्म होना चाहिए। वो एक एक्सट्रीम से निकल के हम दूसरी एक्सट्रीम पे चलेंगे। देखिए बात यह है कि जो जुडिशल, आप जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात कर रहे हैं, जब 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदा तैयार हो रहा था, जो हुकूमत ने मुसवदा तैयार किया था उनके इत्तेहादियों ने, उन्होंने अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके ऊपर आपके जो पीटीआई है
उसमें जो आप मुतमईन है, सिर्फ एक जुमले में ये बता दें, आप मुतमईन मेरी हैं? पहले बात सुन लेना, मैं अभी कोई जजमेंट नहीं दे रहा। अब उसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट था, ये पीटीआई ने दिया था, जो कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि ठीक है, हमने उनको ऑन बोर्ड लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। मैं आपको एक बात बताऊं, ये अभी शुरू में आपको ये एबनॉर्मेलिटीज़ नज़र आ रही हैं। आप यकीन करें कि अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे चला, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एक बेंच सुने, बाकी जो हैं ऑर्डिनरी केसेस जो हैं, वो जो लोगों के असल केसेस हैं, वो भी चलना शुरू हो जाएं, और अब जजेस की तादाद भी बढ़ रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये एक्लामेटाइज लोग हो जाएंगे। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस हैं, उनको भी किसने बनाया है? उनको भी मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान ने बनाया है। सर आप तो बताइएगा, एक तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आके तो हमारा जायजा ले रहा है कि हमारी अदलिया आज़ाद है कि नहीं, कानून की हुक्मरानी है कि नहीं, और 26वीं आईनी तरमीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद तो मुझे लगता है कि मामला हमारे बहुत ज़्यादा इंप्रेशन वाइज तो बहुत बुरे जाएंगे इंटरनेशनली। जी नदीम भाई देखें, ये जो आईएमएफ पाकिस्तान आ रहा है, ये पिछली जो करंट जो हमने आईएमएफ का जो एग्रीमेंट किया था, उसमें हमने एक ये कहा था कि आपको हम एक्सेस देंगे कि आप अपनी टीम भेजें और हमारी गवर्नेंस और करप्शन और दीगर चीज़ों पे आप अपना एक मिशन भेजें और उसके ऊपर एक रिपोर्ट जुलाई 2025 में शाया करें। तो ये इस पस मंज़र में या इस रेलेवेंस में आ रहा है पाकिस्तान, और ये इसकी रिपोर्ट शाया होगी। तो इस वक्त ये जो हमारा करंट प्रोग्राम है, इस पर सिर्फ इतनी सी बात है कि ये रिपोर्ट शाया होगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है, आई कुड बी रॉन्ग, कि इस रिपोर्ट में फिर कुछ रिकमेंडेशंस आएंगी जो अगली किस्त तक जो है ना, फिर वो आईएमएफ अपना स्ट्रक्चरल बेंचमार्क कर देगी। तो अभी तो ये कुछ नहीं कहेंगे, पहले रिपोर्ट आएगी, फिर उस पर बहस थोड़ी सी करेंगे, और उसके बाद फिर ये अक्टूबर नवंबर में शायद कभी ये कहेंगे कि यार इसको भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क कर दो। लेकिन जाहिर है कि जब हम अपने खुद ही अपने आइन के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो फिर दुनिया जो है वो हमारे ऊपर उंगली उठा सकती है। तो ये हमारी अपनी कोताहियां हैं साहब। लेकिन आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आके आपसे कहे कि आपकी अदलिया आज़ाद है कि नहीं, कानून की हुक्मरानी है कि नहीं। इन एरियाज में कभी आईएमएफ घुसी नहीं, वो तो स्टेट बैंक के ऊपर बड़ा फोकस होता था, तो यहाँ तनकीद होती थी। जी देखिए, 1997 का ये आईएमएफ का एक वो था जिसको 2018 में इन्होंने ऑल्टर किया है, और इसमें क्योंकि हम बोरोइंग कंट्री हैं तो वो हमारी गवर्नेंस पे बात कर सकते हैं। अब गवर्नेंस पे बात कर रहे हैं, और नॉर्मली वो गवर्नेंस से मुराद रेगुलेशन होती, स्टेट बैंक होता, फिर जब से ये फैटफ वगैरह बात शुरू हुई तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब जो है वो हमने एक वो अल्लामा इकबाल का मिसरा है ना कि शाख नाजुक पे हमने एक आशियाना बनाया तो वो देर पार नहीं रहता, तो हमने भी तो शाख नाजुक पे आशियाना बनाया। तो ये शाह साहब ने बड़ी तारीफ़ कर दी अमेंडमेंट की, और अल्लाह करे ये जिनकी बातें सही निकलें। लेकिन सच्ची बात है कि हम सारी हकीकत जानते हैं कि ये जो कानून है या कोई भी कानून इस हुकूमत ने इसलिए पास नहीं किया कि आवाम को आसानी से इंसाफ मिले। कोई भी चीज़ हुकूमत ने इसलिए नहीं की कि आवाम के लिए बेहतरी हुई, तो अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं। सच्ची बात यह है, और शाह साहब की बात में खावर साहब की बिल्कुल बात सही है, शाह खावर साहब की, कि जुडिशल एक्टिविज़म हुआ है, बिल्कुल उसमें हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी जुडिशरी के हाथ पैर काट दें। ऐसा ये मतलब नहीं कि आप अपना मनपसंद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के अपने उसके चेयरमैन बना दें। और ये नहीं कह सकते आप कि जब सीनियर मोस्ट करें तो आप बोलें देखो हमने मेरिट पे करा है, सीनियर मोस्ट हैं, और जब नहीं करा तो हमने कहा तो कोई बात नहीं। कंसिस्टेंसी नहीं है। एक मरतबा आप जज लगाएं, मैं एकदम एग्री करता हूं कि पार्लियामेंट का इख्तियार होना चाहिए, जजेस का इख्तियार नहीं होना चाहिए कि नया जज कौन लगे, लेकिन एक मरतबा एक जज लग जाए तो फिर अनलेस ही इज डन समथिंग रॉन्ग, लेट हिम कम अप थ्रू द रैंक्स। उसके अंदर फिर हमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और मिफ्ता साहब, जो बेंच की तश्कील है उसके अंदर भी अब सियासी लोगों का रोल है। मुझे तो ये इस पे इतराज़ है ही नहीं है कि सियासी लोग जज तैनात करें, करना चाहिए उसमें हेयरिंग करें, सुने, लेकिन बेंच की तश्कील तो सियासी लोगों का काम ही नहीं है सर। सर मैं तो मेरी तो सर गुजारिश ये देंगे सर, हमने ये देखा है कि साकिब निसार साहब अपनी मर्ज़ी की बेंच बनाते थे, काजी फ़ायद ईसा साहब अपनी मर्ज़ी की बेंच बनाते थे, और सच्ची बात ये है कि मावरा आइन फैसले भी देते थे। ठीक है, ये अपनी मर्ज़ी चलती थी इन लोगों की, तो ये भी गलत है। और जैसे अमेरिका की ये बात कर रहे थे शाखावर, तो 9 के 9 जजेस जो हैं वो हर बेंच में होते हैं,
वो हर बेंच में 9 के 9 जजेस होते हैं। तो आप इस तरह ऑटोमेटिकली कर दें कि 1, 15, 16 जो है एक बेंच होगी, 2, 14 और 13 एक बेंच होगी, ऑलरेडी पहले से फैसले कर दें, फिर जो जज इधर होगा तो उधर रैंडमली आ जाएगा। या आप रैंडमली बेंच कर दें, या आप 3 लोगों की कमेटी जो पहले बनाई थी, जिसको बिल्कुल सही कह रहे हैं शाह साहब के वो हमारे जज साहिबान ने इत्तला होने से पहले इसको वो कर दिया, फिर इसके बाद हुकूमत ने वो चीज़ वापस ले ली क्योंकि अब 3 में से 2 जज इनके नहीं रहे। सच्ची बात यह कि ये मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस मुल्क में हुक्मरानी कानून की हुक्मरानी ना हो, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कर सकते हों लोग, उस मुल्क में मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। और शाह साहब ने एक बात फरमाई कि पार्लियामेंट ने ये महसूस किया कि जुडिशल एक्टिविज़म हो रहा है। सर, माजरत के साथ पार्लियामेंट ने ये महसूस नहीं किया, कहीं और ये एहसास हुआ है और पार्लियामेंट को तो कह दिया गया, ये रात के अंधेरे में आइन की तरमीम पास हुई है।